10। यहाँ पे सेम A to Z वही जो कंपनी है आपकी उसी की उन्होंने बैलेंस शीट पहले बता गिवन दी हुई है लेफ्ट हैंड साइड और फिर राइट हैंड साइड। फिर 2000 X2 की जो है उसने इनकम स्टेटमेंट दी हुई है। ठीक है। अब वो कह रहा है टोटल एसी टर्नओवर आप कैलकुलेट करो। टोटल एसी टर्नओवर आप कैसे कैलकुलेट करोगे? सेल्स को डिवाइड कर दोगे टोटल एसी से। टोटल एसी होंगे ये आपको बैलेंस शीट में से मिलते हैं और सेल्स जो है ये इनकम स्टेटमेंट से मिलते हैं। इसका मतलब है टोटल एसी टर्नओवर जो है ये इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट दोनों को मिलाएं तो ये बनता है। ठीक है मैम जी। मैम आपकी आवाज आ तो रही है, लेकिन जैसे वो करीब से होता है ना, वो नहीं आ। अच्छा, अभी चेक करें, अभी क्लियर आ रही है? जी मैम, क्लियर ही है। अभी भी आहिस्ता आ रही है? नहीं मैम, आ तो रही है, पर जैसे एक होता है तो ना करीब से, या अभी बताएं, अब सही आ रही है? अब सही है। ठीक है। ठीक है, टोटल एसेट टर्नओवर हमने कैलकुलेट कर लिया। ये सारी जो वैल्यूज हैं ये आपकी इनकम स्टेटमेंट और उसमें गिवन है बैलेंस शीट में। ठीक है, जस्ट आपने इसमें से फार्मूला याद करते जाना है। अब वो कह रहा है कि अब 0.64 टाइम्स आपका क्या आया है एसी टर्नओवर। इसका मतलब ये है अगर आपकी $1 आपका इन्वेस्ट होता है, 0.64 उसमें से सेल जनरेट होती है। ठीक है, तो इसमें ये होता है अगर आप ना इसको इम्प्रूव करते हो। देखो, अगर आप प्राइस इंक्रीज कर रहे हो अपने सेल्स को ऑप्टिमाइज करने के लिए, तो आप क्या करोगे? प्राइस इंक्रीज कर दोगे। फिर आपका क्या होगा? चलो, प्राइस तो इंक्रीज हुई, प्रॉफिट तो आपको आया, लेकिन जो क्वांटिटी है ना वो आपकी कम सेल होगी। यहाँ पे यही वो कह रहा है ना कि सेल्स कितना उसमें से आया प्रॉफिट। तो फिर इसमें क्या होगा कि आपकी जो होगी ना क्वांटिटी वो सेल्स कम हो जाएंगी। इसीलिए आप क्या करते मैम हो? मुझे इस चीज की समझ नहीं आई कि डॉलर्स वो जनरेटेड सेल्स कुछ वगैरह। कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस जो सेट करती है ना वो ज्यादा मतलब इंक्रीज कर देती हैं। अब जिस तरह ले लो सैमसंग न्यू मॉडल, उसकी प्राइस जो है वो बहुत हाई होगी। तो अब देखो, सैमसंग न्यू मॉडल की बजाय जो ओल्ड मॉडल्स हैं वो ज़्यादा सेल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी प्राइस जो है वो कम है। अब न्यू मॉडल जितनी उसकी क्वांटिटी मतलब जितने वो सेल हो रहे हैं, लाइक 10 हुए हैं, 100 हुए हैं, या जितने भी हुए हैं, उससे ज़्यादा जो सेल्स हो रहे हैं वो ओल्ड मॉडल्स हो रहे हैं। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर आप अपनी प्राइस इंक्रीज कर रहे हो ना तो वहां तक करो जहां तक आपके कंपेटिटर्स को भी अपने देखो और मार्केट्स में भी देखो क्या रेट चल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्राइस सेट करो। इंक्रीज करनी है इंक्रीज करो, डिक्रीज करनी है डिक्रीज करो, ताकि आपकी क्वांटिटी जितनी मतलब नंबर ऑफ आइटम्स आप सेल कर रहे हो ना उस पर कोई फर्क ना पड़े। ठीक है। मैम फिर इसका मतलब यही है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, फॉर एवरी डॉलर इन एसिड A to Z जनरेटेड जीरो पॉइंट हम्म। सिक्सटी फोर इन अब वो सेल्स। कह रहा है अगर $1 आप एसिड्स का इन्वेस्ट करते हो, ठीक है, अपने जी। एसिड से, तो आपकी सेल्स कितनी जनरेट हो रही है? $0.64 मिलियन की। ठीक है, इतने टाइम्स मतलब आपकी सेल्स जो है उसकी जनरेट हो रही है। नेक्स्ट है आपके पास कैपिटल इंटेंसिटी रेशो। ये आपके रेशो एनालिसिस के ही आगे फार्मूलाज है जो आप करोगे कैलकुलेट। ठीक है, कैपिटल इंटेंसिटी रेशो का फार्मूला जो है वो सेम जो टोटल एसिड्स डिवीजन कर देगा सेल्स, ये मिरर इमेज है इसका एसिड टर्नओवर का। ठीक है, एसिड टर्नओवर का अगर आप देखो सेम उसका रेसिप्रोकल करके वो जो है कैपिटल इंटेंसिटी रेशो को शो करता है। कैपिटल वो अमाउंट जी होती है जो ओनर ने इन्वेस्ट की हुई होती है, जो स्टॉक होल्डर्स ने, शेयर होल्डर्स वगैरह ने इन्वेस्ट की होती है। ठीक है, तो अब वो क्या कह रहा है, अगर इसको उसने कैलकुलेट किया तो ये कितना आया? आपके पास आया 1.56 टाइम्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि अगर $1 की सेल जनरेट करनी है किसी भी कंपनी ने, तो उसके $1 के बदले कितना उसे इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 1.56। अब आप लोग कहोगे कि इन्वेस्टमेंट तो उसकी ज्यादा हो रही है, मतलब इन्वेस्ट तो वो ज्यादा कर रहा है लेकिन सेल्स उसे कम हो रही है। तो इस तरह ये क्यों हो रहा है ना? देखो, अगर कोई भी इन्वेस्टर है ना वो आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है, वो आपकी ये कैपिटल इंटेंसिटी रेशियो जो है इसको चेक करेगा। मतलब वो $1 अर्न करने के लिए ना वो आपको $1.56 दे रहा है, वो देगा। क्योंकि मैम, जरा सेल्स जनरेट का मुझे ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे? सेल्स जनरेट ये होता है कि आप जो अपनी प्रोडक्ट्स डिजाइन आपने कर ली है कंपनी में, ठीक है,
आपने उसको मार्केट जी में सेल आउट भी तो करना है ना, तो वो कितने नंबर ऑफ आइटम्स जी। आप सेल कर रहे हो, कितनी प्राइस में कर रहे हो, कितनी ड्यूरेशन में आपके सेल हो रहे हैं, मतलब एक माह में आप कितने आइटम सेल कर रहे हैं। ठीक है। जी मैम। तो इसका ये है कि अगर वन उसमें पॉइंट मैम अपना मार्जिन अपना वो रखे बगैर, मतलब कि जो प्राइस हम उसमें सेट करेंगे प्रोडक्ट की। हम्म अपना क्या रखे जी। बगैर। वो मार्जिन वगैरह जो मतलब मैम, एक तो होता है ना उसको हाँ, प्रोडक्शन में जो जितनी भी कॉस्ट आती है, हम जस्ट उसके अभी ये। अलावा मार्केट में भेजते वक्त जो हम उसमें ऐड करते हैं अपना मार्जिन, वो ये मैम मैं कह रही हूँ कि ये ऐड करके भेजते हैं। हम्म ये जो प्राइस होती है, ये जो टोटल एसेट्स आपके पास आते हैं, टैक्सेस वगैरह सारे निकालने के बाद ही आपके पास आएंगे ना। जी और इसमें वो कह रहा है कि 1.56 इन्वेस्ट करने पड़ेंगे इन्वेस्टर को, और फिर $1 की उसको सेल्स जनरेट होंगी। ठीक है। अब देखो इधर वो इन्वेस्ट ज्यादा कर रहा है, सेल्स उसको कम की हो रही है, लेकिन इन्वेस्टर को पता है अगर वो 1.56 इन्वेस्ट करता है ना, तो अगर $1 भी सेल होती है, आज $1 की होती है तो कल को ज्यादा होगी, तो वो लॉन्ग टर्म सेल से बेनिफिट उठाता है। ठीक है। एक दफा उसने मार्केट कंपनी में शेयर दे दिया, एज अ शेयर उसने इन्वेस्ट कर दिया 1.6। ठीक है। जी। अब उस वक्त तो कंपनी में $1 की सेल जनरेट हुई थी, लेकिन हो हम्म। सकता है इन फ्यूचर पीरियड वो क्या करे, सेल जो है वो इंक्रीज कर जाए। मतलब कि मैम वो वक्ती तौर पे ज्यादा इन्वेस्ट कर रहा है और हो सकता है उसको आगे जाके इससे भी ज्यादा मुनाफा हो। हाँ। बेशक आज कम अर्निंग हो रही है। हाँ, तो इस तरह हम्म। इसको वो कंसीडर करने के बाद, क्योंकि अगर आपने जो इन्वेस्टर्स होते हैं ना, उन्होंने कहीं भी इन्वेस्ट करना हो, तो वो क्या करते हैं, पहले अपने फाइनेंस मैनेजर से कंसल्ट करते हैं, वो सारी चीजें देखता है, जो कंपनी जिस पे आपने इन्वेस्ट करना होता है। ठीक है। सब कुछ देख के जी और फिर तब वो सारे पैरामीटर्स को चेक करने के बाद जाके इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। अब देखो गूगल है, वो भी इन्वेस्ट कर रहा है, तो काफी ज्यादा जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती है ना, वो इन्वेस्ट करती हैं। उसके बाद आपके पास आता है प्रॉफिटेबिलिटी मेजर। इसमें यह है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। ठीक है। आपको कितना मतलब प्रॉफिट है, $1 के बदले आपको मिलेगा। नेट इनकम जितनी आपकी आई है, मतलब टोटल आपने जितना भी अर्न किया है, उसको डिवाइड कर दो कि आप सेल्स से। देखो यहाँ पे सेल्स है, तो अब ये आपके पास आ जाएगा 15.7%। ठीक है। अब वो सेम ये कह रहा है कि अगर ये इसको राउंड ऑफ करो तो वो ये आपका बनता है 16। मतलब अगर आप $1 इन्वेस्ट करते हो, प्रॉफिट मार्जिन जो है आपका वो $16 है। ठीक है। और सेम यहाँ पे भी अगर सेल्स आप इसकी इसकी प्राइस इंक्रीज कर दोगे, तो फिर इसकी क्वांटिटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी, और डिक्रीज अगर क्वांटिटी होगी तो फिर कम आइटम सेल होंगे। फिर वही चीज, फॉर एग्जांपल अगर आप $5 की कोई चीज सेल कर रहे हो 10, ठीक है, 10 आइटम्स आपके सेल आउट हो गए 1 घंटे में, तो आपके ये कितने बने, $50 बन गए। अब वही चीज आप $10 की सेल कर रहे हो, सेम वही चीज, आपने अपने कंपेटिटर को नहीं देखा कि वो क्या प्राइस पे कर रहे हैं, तो आप $10 की कर रहे हो, अब आपके 1 घंटे में जो आइटम है वो एक या दो सेल हुए। तो ओवरऑल अगर देखा जाए, तो अगर आप $5 रख के कर रहे हो तो आपके $50 बनते हैं। ठीक है। और अगर आप 10 पे चल रहे हो तो ठीक है, वो पर मैम आइटम वो आप कैसे होगा, ये हमने देखना है ना कि हम कितने प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उस पर नहीं होगा। उसी पे तभी हो। हमें पता लगे ना कि इतनी परसेंट मतलब कि हमें सेल कर रहे हैं। हम्म। लेकिन आपने बैलेंस रखना है इन दोनों चीजों को, प्राइस को भी, प्राइस आपने वो देखनी है जो आपके कंपेटिटर और मार्केट वैल्यू के अकॉर्डिंग आ रही हो। ठीक है। ये नहीं कि प्राइस आप बहुत हाई कर दो अपने आइटम्स की, आपने देखना आपके कंपेटिटर। मैम यहाँ पे है ना नेट इनकम जितनी हमें टोटल अर्निंग और सेल्स पर, हम्म सेल्स तो ऐसे ही है कि जैसे जब हमें पता लगेगा कि इतनी चीजें हमने सेल की हैं। हाँ, तो वही तो मैं कह रही हूँ, इसको आप इंक्रीज भी कर सकते हो ना प्रॉफिट मार्जिन को, इसके इंक्रीज करते हुए आपने किस किस बात का ख्याल रखना है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जी अच्छा। ठीक है। आप अपना प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज करने के लिए, आप इसको अगर कम करते हो, अपनी सेल्स आपकी कम होती है, तो फिर ये है कि आपका प्रॉफिट मार्जिन जो होगा वो नेट इनकम के अकॉर्डिंग होगा। अगर सेल्स कम हो रही है तो नेट इनकम जो है वो भी आपकी कम हो जाएगी। खैर, आप इसका जस्ट फार्मूला ही कर दो। ठीक है। उसके बाद है आपके पास ROA, रिटर्न ऑन इन एसेट्स। अगर एक जब ये डॉलर मैं पढ़ती हूँ ना ये चीजें, तो अक्सर हम्म मुझे आ भी जाती है, समझ नहीं भी आती। ये मतलब कि मैम जो लिखा हुआ है। ठीक है। अच्छा, अब रिटर्न ऑन एसेट्स क्या है कि आपने नेट इनकम को अपने टोटल एसेट्स से डिवाइड कर देना है।
तो इससे आपको पता चलेगा कि आपके एसेट्स, अगर आप $1 के एसेट्स लगा रहे हो तो उस पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। ठीक है, कितने परसेंट आपको रिटर्न मिला है। नेक्स्ट आपका आता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपके स्टॉक होल्डर्स जो होते हैं वो इसमें इंटरेस्ट होते हैं। अगर वो $1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कितने परसेंट उनको रिटर्न मिलेगा। ठीक है, 14% जो होगा वो उनको रिटर्न मिलेगा। ये सारी वैल्यूज जो हैं आप ऊपर से लेके आ रहे हो बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से। अब वो क्या कह रहा है, नेक्स्ट आपके पास आता है मार्केट वैल्यू मेजर। मार्केट वैल्यू मेजर वो वैल्यू होती है जिसमें आप करंट जो मार्केट के रेट्स होते हैं उनको चेक करते हो और उसमें जाके मार्केट जो है अपनी उसमें सेल आउट करते हो चीज़ों को। अब इसके मार्केट वैल्यू मेजर्स के अंदर आपके पास आएगा अर्निंग पर शेयर। अगर आपने $1 शेयर है आपका तो आप देखोगे हर शेयर पे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, एक शेयर आया तो इसमें आप क्या करोगे, शेयर आउटस्टैंडिंग को देखोगे कि कितना जो डॉलर है वो शेयर्स के इन्वेस्ट हुए हैं। यहाँ पे ये आपके पास नेट इनकम आ जाएगी। तो ये आपके पास आ जाएगा अर्निंग पर शेयर। इस चैप्टर में शेयर्स आउटस्टैंडिंग क्या है? जी, शेयर्स आउटस्टैंडिंग। जो आपने इन्वेस्ट किए हैं, ठीक है, जी। जो आपके स्टॉक होल्डर्स ने, इन्वेस्टर्स ने इन्वेस्ट किए। प्राइस अर्निंग रेशो। अब ये है कि आप इस पे आके आप देखते हो कि आप प्राइस किस अकॉर्डिंग सेट करोगे। तो प्राइस पर शेयर अगर इतनी है, हर शेयर की प्राइस आपके पास इतनी है, ठीक है, तो अर्निंग पर शेयर आपके पास कितनी हो रही है, 11। यहाँ से आपने देखा अर्निंग पर शेयर आपके पास कितनी हो रही है, तो वो आपके पास कितना आ गया, 8 टाइम्स। मतलब अगर $1 आपके इन्वेस्ट हो रहे हैं तो आपको अर्निंग जो हो रही है वो उससे 8 से मल्टीप्लाई कर रहे हो शेयर, तो वो आपको मिल रहा है। ठीक है, ये रिटर्न ये इन्वेस्टर्स को जा रहे हैं ये जो चीज़ें हैं। फिर आपके पास आती है बुक वैल्यू पर शेयर, कि हर शेयर पे जो है वो बुक वैल्यू आपकी कितनी आ रही है। बुक वैल्यू हमने पढ़ी थी कि ये हिस्टोरिकल कॉस्ट होती है, अकाउंटिंग नंबर होता है, लाइक ये आपके पास नॉन कैश ठीक वैल्यू है। होती है। ठीक है, तो वो आपने इसको कैलकुलेट किया नंबर ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग और टोटल इक्विटी को डिवाइड करके। मार्केट टू बुक रेशो सेम, इसका भी फार्मूला गिवन है। ठीक है, मार्केट वैल्यू पर शेयर को डिवाइड कर दोगे आप बुक वैल्यू पर शेयर से तो आपकी मार्केट टू बुक रेशो आ जाएगी। उसके बाद आपका आता है द डू पॉइंट। ठीक है, इसमें आप कंपैरिजन करते हो अपने रिटर्न ऑन एसेट्स का और रिटर्न ऑन इक्विटी का। इन दोनों का आप कंपैरिजन करते हो और फिर देखते हो कि अब आपके जो डेप्ट है, जो आपका लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज है, वो डेप्ट ही होता है ना, तो उसमें आपका इंक्रीज है या नहीं। अब देखो, अगर आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इक्वल टू हो रिटर्न ऑन इक्विटी, इसका मतलब है कि आपने डेप्ट नहीं लिया। ठीक है, और अगर आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो लेकिन रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम हो, इसका मतलब है कि आपने डेप्ट लिया है। ठीक है, इसमें दो केस होंगे। इसको आप मेजर करने के लिए द डू पॉइंट आइडेंटिटी जो है इसको आप यूज करते हो। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का सॉरी इक्विटी का फार्मूला है। ठीक है, इसको उसने क्या किया है, उसने कहा मल्टीप्लाई कर दो इसको बोथ साइड्स पे। आप मल्टीप्लाई भी कर दो, डिवाइड भी कर दो एसिड्स से। अब सेम नेट इनकम डिवीजन एसिड्स उसने कर दिया। इस पे कोई फर्क तो नहीं ना पड़ा, सेम उसने वही चीज की है। जो चीज मल्टीप्लाई हो रही थी वो मल्टीप्लाई हो रही है, जो डिवीजन में थी वो डिवीजन में ही हो रही है। अब यहाँ पे ये जो है आपके पास नेट इनकम डिवीजन एसिड्स, ये आपके पास इक्वल टू किसके है, ये यहाँ पे अगर आप देखो रिटर्न ऑन एसिड्स, इसका फार्मूला है नेट इनकम डिवीजन टोटल एसिड्स। तो यहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे कि ये किसके इक्वल होता है आपके पास, रिटर्न ये ऑन। इतना फार्मूला दिया हुआ है, इसका असल फार्मूला कौन सा है? ये डेरिवेशन उसने दी हुई है, डेरिवेशन उसने ड्राइव की हुई है। ठीक है, डेरिवेशन ड्राइव की हुई है उसने दो पॉइंट की, और ये आपने खुद भी ड्राइव करनी है, मतलब ये आ सकती है क्वेश्चन में। ठीक है, और यहाँ पे इसको, तो जी, दोबारा इसका फॉर्मूला दोबारा एक्सप्लेन कर दें, इसकी समझ नहीं आई वो जो इसको दो पॉइंट के, डेरिवेशन से जो है ना। ठीक है ठीक है, मैं इसको दोबारा से एक्सप्लेन कर देती हूँ। आपके पास है रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है, उसका फार्मूला ये गिवन है। आपने क्या करना है, उसको एसिड से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना। अब आप क्या कर रहे हो, सिंपल, ये एसिड्स को इधर लेके आ रहे हो और टोटल इक्विटी को इधर लेके जा रहे हो।
हालांकि इससे इक्वेशन पे तो कोई फर्क नहीं ना पड़ेगा, आप एसिड्स इधर रखो या उधर रखो, लेकिन हम इधर इसलिए लेके आए हैं क्योंकि नेट इनकम ओवर एसिड्स जो है वो आपके पास रिटर्न ऑन एसिड्स के इक्वल है। तो इसलिए आप इसको किसके इक्वल कर रहे हो, इसकी जगह आप क्या लिख रहे हो, रिटर्न ऑन एसिड्स। नेक्स्ट आपके पास है एसिड्स ओवर टोटल इक्विटी। ये आपके पास इक्वल होता है इक्विटी मल्टीप्लायर के, ठीक है, उसका फार्मूला होता है, ये आपने लास्ट लेक्चर में किया। और इक्विटी मल्टीप्लायर का फार्मूला क्या होता है, वो ये होता है 1 + डेब्ट इक्विटी रेशो, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल जो डेरिवेशन आई है वो आई है रिटर्न ऑन इक्विटी आपके पास इक्वल होगी इसके, ठीक है। ये दो पॉइंट आइडेंटिटी जो है ये उसके अकॉर्डिंग है। क्लियर, इसमें कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले आप। नहीं मैम। इसमें ये आपने फार्मूले याद करने हैं, क्या ये डेरिवेशन करनी है और इसकी मैम ये इसके डेफिनेशन भी करनी है जी। मैम इसके फॉर्मूलाज बहुत ज़्यादा है तो ये याद नहीं आते, मिक्सअप हो जाते हैं, इसकी कोई टिप्स दे दें आप। उसका ये है कि आप उसको लिख के बहुत याद ज़्यादा करें, फार्मूला। लिख के याद करें या फिर प्रैक्टिस करें, याद आपने मस्त करने हैं, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस करें तो वो आपको याद हो जाएंगे। लाइक कुछ रख लिया करें ना माइंड में। आप देखें, ये रिटर्न ऑन इक्विटी का फार्मूला क्या होगा, नेट इनकम डिवाइड कर दोगे आप टोटल इक्विटी से, मतलब यहाँ पे भी रिटर्न ऑन इक्विटी है ना, तो ये मतलब आप कॉन्सेप्ट जी जरूर मैम, याद कोई कर। ना कोई निशानी रख ली तो फिर वो आसानी से हो जाता है। हाँ, सेम वो ये उससे जो मिलता जुलता ही होता है मैम। रिटर्न ऑन एसिड का जो है उस पे भी ऊपर जो है वो आपके पास नेट इनकम ही है, यहाँ पे एसिड्स है, तो नीचे भी उसने क्या किया है, एसिड्स को मेंशन कर दिया, ठीक है। जहाँ पे इक्विटी है वहां पे इक्विटी, जहाँ पे एसिड्स है वहां पे एसिड्स। तो इस तरह करके आप इसका फार्मूला जो है इनको याद करना है आपने, ठीक है। और आप यहाँ पे मैंने आपको एक एमसीक्यूज भी बताया, अगर आप लोगों ने नोट नहीं किया तो मैं अगेन आपको बता देती हूँ। यहाँ पे दो पॉइंट आइडेंटिटी में वो कह रहा है, अगर आपके पास रिटर्न ऑन एसेट्स इक्वल टू है रिटर्न ऑन इक्विटी के, तो इसका मतलब है आपके पास जो डेप्ट है वो जीरो है, ठीक है। डेप्ट जो है वो आपका जीरो। लेकिन अगर रिटर्न ऑन एसेट्स जो है वो इंक्रीज कर जाता है और रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो कम हो जाता है, तो इसका मतलब है आपने डेट लिया हुआ है, ठीक है। आपकी जो कारपोरेशन है वो डेट पे चल रही है, ठीक है। क्लियर। यस मैम। मैम और कोई क्वेश्चन है इस लेक्चर में तो आप पूछ लें।